नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति से आर्टिकल 370 को हटाया गया। आर्टिकल 370 को हटाना बहुत टेढ़ी खीर था। इसके हटने से पाकिस्तान खौफ में जी रहा था। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। जब पाकिस्तान को इतना पीछे कर दिया था तो उसी समय और पीछे कर देना चाहिए था, तो आज ये नौबत नहीं आता। आधी रात में पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में बैठकर प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले फोन वगैरह ट्राई करती हैं, लेकिन फोन नहीं उठता है। संयोग देखिए, उसी पर्टिकुलर टाइम पर फैक्स मशीन खराब हो गई थी। इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी और इस टाइम तक आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई थी। एडवाइजरी जारी की जाती है कि यात्री यात्रा बीच में ही रोक दें। जो कश्मीर वैली है उसको छोड़कर तुरंत वहां से बाहर चले। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। देखिए, जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 और 35A की बात जरूर होती है, और आप सभी को पता है कि अब इसको हटा दिया गया है। लेकिन ये जो 370 आर्टिकल था ये कोई नॉर्मल आर्टिकल नहीं था। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मेंशन थी जिसकी वजह से इतने सालों तक ये कंट्रोवर्शियल और हिस्टोरिकल मुद्दा बना रहा इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। इसको हटाने के बाद भी आज के दिन भी इसके बारे में इंडिया और पाकिस्तान में मुद्दा बनाया जाता है। इसीलिए इतने साल लगे इसे हटाने में। इसको तो बहुत पहले ही हट जाना चाहिए था। बहुत ही यूनिक की वजह से इस आर्टिकल को लाया गया था, और जब इसको हटाया गया तो बहुत ही यूनिक तरीके से इसको हटाया गया। इसीलिए इसको हटाने में इतने साल लग गए। एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इसको हटाया गया था। आइए जानते हैं दोस्तों, आर्टिकल 370 को क्यों और कैसे हटाया गया, हटाने के पीछे राज क्या था। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे का इतिहास भी जानना होगा। देखिए, देश आजाद होने से पहले इंडिया का जो मैप था वो ऐसा था। इस पूरे एरिया में अंग्रेज दो तरीके से राज करते थे। ये मैप में आपको पीला और गुलाबी कलर दिख रहा होगा। जहां पीला रंग वहां डायरेक्ट अंग्रेजों का राज था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और जो स्टेट गुलाबी कलर में दिख रहा है वहां पर अंग्रेज उस जगह के राजा या निजाम के साथ मिल करके इनडायरेक्टली राज करते थे। इनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। इन प्रिंसली स्टेट में राजा अपनी सभी इंटरनल चीजों को खुद संभालते थे। बस डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन जो था ये चीजें अंग्रेजों के हाथ में था। और ये जो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब प्रिंसली स्टेट थे। इस तरह से करीब 565 रियासत थी जिसको सरदार पटेल ने विलय कराया था। जब अंग्रेजों का इंडिया छोड़कर जाने का समय आता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 जून 1947 को एक माउंट बेटन प्लान लेकर आती है, जिसमें यह था ब्रिटिश इंडिया को हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर 2 देशों में बांट दिया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटिश इंडिया को ही बांटा जाएगा। ये जो प्रिंसली स्टेट थे ये इसमें शामिल नहीं थे। इस प्लान में यह कहा गया था कि प्रिंसली स्टेट जो हैं वो अपनी मर्जी से इंडिया के साथ रहना चाहे तो इंडिया के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ जाना चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहें, या अगर उनका मन है कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, यानी कि किसी से मिलना नहीं चाहते तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। उस टाइम पर ऐसे एरिया वाइज जनसंख्या रहती थी। हरे रंग का जो एरिया देख रहे हैं आप, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी। तो ये जो माउंट बेटन प्लान था इसको 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के नाम से लागू करके बंटवारा शुरू कर दिया जाता है, जिसमें बंगाल के 2 हिस्से होते हैं। ईस्ट बंगाल जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया, जो वेस्ट बंगाल था वो भारत के पास चला गया। फिर पंजाब के 2 हिस्से होते हैं, जिसमें वेस्ट पंजाब जो था वो पाकिस्तान के पास गया। सिंध और पूरा बलूचिस्तान प्रोविंस जो ये पूरा पाकिस्तान के पास गया। बाकी जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था वो सारा का सारा इंडिया के पास गया। और फिर इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद होता है। ये जो एरिया था इस तरह से बांटा गया था। ये जो ब्लू कलर के खाली पार्ट दिख रहे हैं ये छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे। ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनको इंडिया की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना अपने अपने देश में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। पाकिस्तान के पास ये सारे प्रिंसली स्टेट आ जाते हैं और बाकी जितने बचते हैं वो इंडिया के पास आ जाते हैं। ये सभी प्रिंसली स्टेट इतनी आसानी से इंडिया के साथ नहीं जुड़ गए थे।
कुछ को लालच देकर, कुछ को पुलिसिया कार्रवाई से जबरन जोड़ा गया था। जब भी प्रिंसली स्टेट को जोड़ा जाता था तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन डॉक्यूमेंट पर इस तरह से साइन करवाया जाता था। इस डॉक्यूमेंट में सेम वही चीजें थी जो अंग्रेजों के समय पर था। इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा गया था डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, इनको छोड़कर जो बाकी इंटरनल मैटर है वो राजा खुद देखेगा। और फिर आगे चलकर इनसे मर्जर एग्रीमेंट पर साइन भी करा लिया जाता है, जिसमें इनकी जो रियासतें थी वो पूरी तरह से इंडिया के साथ जुड़ गई थी। जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, छोटे बड़े जितने भी थे, सबका मैटर सॉल्व हो गया था। लेकिन 3 जगह पर आकर बात फंस गई थी, और वो 3 जगह थी जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। रीजन इसके पीछे ये था कि जूनागढ़ और हैदराबाद में राजा मुस्लिम था, लेकिन इस स्टेट के अंदर मेजोरिटी हिंदू की थी। ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर में राजा हिंदू था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम की जनसंख्या मेजोरिटी में था। इन तीनों प्रिंसली स्टेट को अपनी तरफ करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा बहस चालू हो गई थी। जूनागढ़ का जो नवाब था महावत खान, इन्होंने जो अपने स्टेट के अंदर दीवान रखा था शाह नवाज भुट्टो, इनका जूनागढ़ से कुछ लेना देना नहीं था, ये कराची से था। तो जूनागढ़ के राजा के साथ साथ ये जो दीवान था, इसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। फिर 15 अगस्त 1947 को जब जूनागढ़ की पाकिस्तान और इंडिया से जुड़ने की बात चल रही थी, तो जूनागढ़ के निजाम और राजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम जाकर मिलेंगे। इन्होंने 15 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। इस पर्टिकुलर टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद यहाँ भी इसी तरह से बवाल मचा हुआ था। पहले हम लोग जूनागढ़ के बारे में जान लेते हैं। अब जूनागढ़ के राजा ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक तरफ तुमने ये कहकर देश का बंटवारा करा दिया कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, और दूसरी तरफ जो हिंदू मेजोरिटी वाला स्टेट है उसको आप अपने में मिला रहे हो। वहीं जिन्ना का कहना था कि इस हिसाब से तो जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा हैं, तो वो तो हमें मिलना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर हमें दे दो। और फिर इधर से कहा जाता है कि इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, यहाँ तो किसी भी रिलीजियन के लोग रह सकते हैं। तो ये सारी बहस चल रही थी। तो इसी बीच जूनागढ़ के अंदर में 2 रियासतें थी, मंगरोल और बवरियाबाद। इसके जो राजा थे वो इंडिया के साथ मिलकर पेपर पर साइन भी करने लगे थे। इसके बाद इंडिया ने आर्मी भेजकर जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जूनागढ़ का जो कनेक्शन है वो किसी तरह से पाकिस्तान के साथ ना हो पाए। ये सारी चीजें देखकर निजाम डर गया था और जूनागढ़ छोड़कर सीधे पाकिस्तान भाग जाता है। फिर इसके बाद ये डिसाइड होता है कि जूनागढ़ का क्या होना है, इसका फैसला जूनागढ़ की जनता करेगी। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह प्लेबेसाइड होता है और रिजल्ट में 99.95% वोट इंडिया के फेवर में आ जाता है। इस तरह जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन जाता है। इसी टाइम पर हैदराबाद में भी इशू चल रहे थे। तीनों स्टेट में सेम टाइम पर इशू चल रहे थे। हैदराबाद में हिंदू जनसंख्या मेजोरिटी में थी, लेकिन निजाम मीर उस्मान खान का मन था कि वो स्वतंत्र रहे। अगर मजबूरी में किसी देश के साथ मिलना भी पड़े तो वह पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। हैदराबाद इंडिया के बीचों बीच में है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं था कि इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो जाता। इसके बाद इंडिया की तरफ से बैक टू बैक बातचीत स्टार्ट हो जाती है और काफी प्रेशर पड़ने के बाद निजाम 1 साल का टाइम मांगता है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन कर लेता है। इसमें वो कहता है कि 1 साल तक जैसे सिचुएशन है वैसे रहेगी और उसके 1 साल के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हैदराबाद और इंडिया का रिलेशन कैसा रहेगा। और इंडिया बड़े आसानी से इस टाइम पर यह चीज मान जाता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडिया फंसा हुआ था, तो इंडिया पहले वहां डील कर रहा था। लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था उसने 1 साल के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर प्लानिंग बनाने में लगा था। कई सारे डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था उसने, और 1 साल के अंदर उसने अपनी आर्मी भी बना लिया था, जिसको रजाकार बोला जाता था। ये हैदराबाद के जो नॉन मुस्लिम थे उनको भी मारती थी। ये जो रजाकार आर्मी थी, इनका मानना था कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए। अब ये जो रजाकार आर्मी थी ये इतना ज्यादा परेशान कर रही थी कि इंडिया इस टाइम पर सब कुछ छोड़कर पुलिस के वर्दी में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन आर्मी भेज देते हैं। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा हैदराबाद कंट्रोल में आ जाता है और निजाम मीर उस्मान अली खान इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देता है। ऑपरेशन पोलो कहने के लिए पुलिसिया कार्रवाई थी,
लेकिन इसमें आर्मी को भेजा गया था। इसके बाद हैदराबाद को जबरन इंडिया में विलय कराया गया सरदार पटेल के द्वारा। अब आते हैं जम्मू कश्मीर के सिचुएशन पर। यहाँ से आर्टिकल 370 और 35A की कहानी शुरू होती है। जम्मू एंड कश्मीर में 77% जनसंख्या मुस्लिम की थी और जम्मू एंड कश्मीर में टाइम टू टाइम जो राजा था वो कहीं ना कहीं अपने जनता के बीच में भेदभाव रखा। जब मुस्लिम राजा आया तो उसने हिंदुओं को दबा के रखा और जब हिंदू राजा आया तो उसने मुस्लिम को दबा के रखा। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे उनके ऊपर भी आरोप लगते थे कि वो हिंदुओं को फेवर करते थे। एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 बनाया था राजा हरि सिंह ने, जिसमें इन पर आरोप लगते थे कि ये गवर्नमेंट जॉब में हिंदुओं को फेवर करते थे। इन सारी चीजों को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट टाइम टू टाइम होते रहते थे और सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ था ईयर 1931 में हुआ था। इसी टाइम पर एक आदमी था शेख अब्दुल्ला, जो अभी फारूक अब्दुल्ला है उसके फादर थे। तो ये राजा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि राजा को हटाओ, डेमोक्रेसी लेकर आओ। इस टाइम पर इंडिया में अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी। सेम टाइम पर शेख अब्दुल्ला कश्मीर के अंदर राजा के खिलाफ मुहिम चला रहा था। अपनी बात आगे रखने के लिए शेख अब्दुल्ला ने आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम से एक पार्टी बनाई थी, जो आगे चलकर सेकुलर दिखाना था। तो पार्टी का नाम बदलकर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। उस टाइम पर इंडिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा था। उस टाइम पर जो शेख अब्दुल्ला थे वो भी कश्मीर के अंदर क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रहे थे। इस टाइम जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला में काफी गहरी दोस्ती भी हो गई थी। शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी को कॉन्फिडेंस दिया था कि उनके हाथ में जब पावर या पोजीशन आएगी तो वो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे अगर देश में मिलने की बात आएगी। ये सारी चीजें जो हो रही थी ये बात राजा हरि सिंह को भी पता थी। इसीलिए राजा को ना शेख अब्दुल्ला पसंद था और ना ही नेहरू और ना पाकिस्तान के जो जिन्ना थे वो भी राजा को पसंद नहीं थे। और ऐसा इसलिए था कि आगे चलकर शेख अब्दुल्ला और नेहरू की कोशिश रहेगी कि डेमोक्रेसी लाने के लिए या राजशाहत हटाने के लिए। वहीं पाकिस्तान से राजा को ये डर था कि राजा हिंदू है, उसको हटाकर कभी भी फेंक देगी और इंडिया के साथ मिलेंगे तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला जो हैं वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो यहाँ जो राजा है उसकी गद्दी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए राजा ने कहा कि उसको इंडिपेंडेंट रहना है, उसको किसी से नहीं मिलना है। इसीलिए जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए तो राजा ने कहा कि ना तो उसको इंडिया से मिलना है ना पाकिस्तान से मिलना है, कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसको साइन नहीं करना है। हाँ, वो एक चीज कर सकता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उसको साइन कर लेगा। इस चीज के लिए उसने ऑफर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को दिया। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन कर लिया था, जिसका मतलब ये था कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के बीच में ट्रेड, ट्रेवल, कम्युनिकेशन, एसेंशियल कमोडिटी ये एकदम फ्रीली मूव होंगे। लेकिन इंडिया ने अभी तक स्टैंड स्टिल साइन नहीं किया था। अब पाकिस्तान ने तो स्टैंड स्टिल साइन तो कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान के मन में पहले दिन से ही था कि कैसे भी करके वो पाकिस्तान के साथ जोड़ ले, क्योंकि यहाँ पर उसको लगता था कि वो पाकिस्तान को बिलोंग करता है। वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। जब पाकिस्तान को लगा कि स्टील एग्रीमेंट से कोई फायदा नहीं है, जब उसको लगा कि चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, तो पाकिस्तान इस चीज को फॉलो करना बंद कर दिया और कश्मीर के सारे सप्लाई को रोक दिया और अगले दिन कश्मीर पर अटैक कर दिया। अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी आर्मी नहीं भेजी, इसके बजाय ऑफिशियली पश्तून ट्राइब थी वहां की, उसको लड़ने के लिए भेजा वहां पर, जिससे पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम ना आए। पाकिस्तान ने इस साइड से अटैक करना स्टार्ट किया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के लड़ाके यहां तक यानी कि श्रीनगर के बहुत करीब पहुंच गए थे और कश्मीर के अंदर पहुंचकर ये लड़ाके बहुत ज्यादा मार काट मचाई, हिंदू और मुस्लिम किसी को नहीं छोड़ा। अब इसके बाद ये लोग हरि सिंह के एरिया में घुसने लगते हैं और राजा हरि सिंह को समझ में आ गया था कि अब जम्मू कश्मीर भी जाएगा हाथ से और उसकी जान भी खतरे में है। और इसके बाद राजा इंडिया के पास आया मदद मांगने के लिए। अब इंडिया का कहना था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर तो साइन किया नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर अभी इंडिया का पार्ट तो बना नहीं है, तो हम मदद नहीं कर सकते हैं। तो राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। अब कश्मीर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन इंडिया की जिम्मेदारी हो जाती है। इसके साथ साथ नेहरू जी ने राजा हरि सिंह से यह भी डिमांड किया कि शेख अब्दुल्ला जिसको जेल में बंद किया है उसको भी छोड़ दें
और शेख अब्दुल्ला को पीएम बनाने के लिए नेहरू जी ने राजा को मना लिया था। जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में थे कि जम्मू एंड कश्मीर की जब इंडिया में विलय होने की बात आएगी तो शेख अब्दुल्ला इंडिया के साथ खड़ा रहेगा। तो ये सारी चीजें होने के बाद अगले दिन 20 अक्टूबर 1947 को इंडिया की सिख बटालियन को कश्मीर में लड़ाकू विमान से भेजा जाता है और जो पाकिस्तान के जो लड़ाके आए थे इनको इंडियन आर्मी मारकर भगाना स्टार्ट करती है। अब ये लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में छिड़ गई। 20 दिसंबर 1947 को इंडियन कैबिनेट डिस्कशन करती है कि अगर ये मैटर यूएन में ले जाएंगे तो हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो हमने साइन कर लिया है, इसीलिए यूएन पाकिस्तान को कश्मीर से बाहर निकालने की आर्डर दे देगा। और रही बात जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से मिलाने की, तो इसको लेकर नेहरू कन्विंस थे कि फैसला इंडिया के हक में जाएगा। अगर प्लेबिसाइड की भी नौबत आती है तो जम्मू और लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के फेवर में है और कश्मीर में मैटर अगर फंसेगा तो शेख अब्दुल्ला इंडिया के फेवर में है, तो वो लोगों को मना लेगा इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। ये सारी चीजें सोचकर 21 अप्रैल 1948 को यूएन में पहुंचते हैं ये लोग। लेकिन उस टाइम पर यूएन में यूएसए का चलता था, तो उस टाइम पर यूएसए पाकिस्तान के फेवर में था। उसके कुछ टाइम बाद यूएन का रेजुलेशन आता है जिसमें मेंशन था कि जो जहां पर है वहीं पर लड़ाई रोक दे। 1 जनवरी 1949 को इंडिया पाकिस्तान जहां पर थे वहीं पर रुक गए, उसी जगह को एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। दूसरी चीज यूएन ने कहा जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा इसका फैसला जम्मू कश्मीर की जनता करेगी। तो सबसे पहले पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालेगा, फिर इंडिया अपनी फोर्सेस को बाहर निकालेगी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइड होगा, फिर डिसाइड होगा कि जम्मू एंड कश्मीर किस देश में जाकर मिलेगा। अब इस चीज के लिए नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि राजा हरि सिंह ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे कि इस टाइम पर नेहरू जी जहां चाहते जैसे चाहते वो साइन करा सकते थे। उसी टाइम पर विलय पत्र साइन करा करके आर्मी लगाकर पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा किया जा सकता था। और दूसरी चीज, जब पाकिस्तान को इतना पीछे कर दिया गया था तो उसी टाइम पर पाकिस्तान को पूरा निकाल देना चाहिए था। फिर बीच में यूएन में जाने की क्या जरूरत। लेकिन नेहरू जी के सपोर्ट में जो लोग थे उनका ये मानना था अगर मिलिट्री के दम पर कश्मीर को ले लिया जाता तो ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता। दूसरी दिक्कत इसमें ये आती, इसमें पाकिस्तान का जो क्लेम था जूनागढ़ और हैदराबाद की, दोनों स्टेट के राजा पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। जूनागढ़ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन भी हो गया था, तो वहां पर जो क्लेम था पाकिस्तान का वो बहुत स्ट्रांग था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर नेहरू जी प्लेबिसाइड कराकर जम्मू कश्मीर को लेना चाहते थे और नेहरू जी को शेख अब्दुल्ला पर बहुत कॉन्फिडेंस था, जो आगे चलकर शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी के कॉन्फिडेंस को तोड़ भी दिया। इस टाइम तक यूएन का रेजुलेशन आ चुका था। यूएन के हिसाब से पाकिस्तान को पीछे हटना था, फिर प्लेबिसाइड होना था। ये सारी चीजें यूएन ने मेंशन कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान पीछे हटा नहीं। प्लेबिसाइड की जो बात थी, जब तक पाकिस्तान पीछे हटेगा नहीं तब तक होगा कैसे। उस पर्टिकुलर टाइम पर इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच में डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि जब तक प्लेबिसाइड नहीं हो रहा है तब तक के लिए कुछ टेम्परेरी प्रोविजन कुछ बना लेते हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर की प्रोसेस आगे होती रहे। इंडिया और जम्मू कश्मीर के रिलेशन जो है वो आगे बढ़ते रहे। और इस टाइम तक जम्मू और कश्मीर का अपना कोई संविधान नहीं बना था। अब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हुआ था उसके 7th पॉइंट पर देखोगे तो इसमें लिखा है कि किसी भी कीमत पे भविष्य में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होगा। बस फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन जो है इसके मैटर पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है, वो भी कंसल्टेशन के बाद। इस बात का सोल्यूशन निकालने के लिए ये डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे कि ये जो पॉइंट मेंशन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, इसकी भी वैल्यू बनी रहे और इंडियन संविधान के कुछ प्रोविजन को जम्मू एंड कश्मीर में लागू कर दिया जाए। इस चीज का समाधान गोपाल स्वामी अयंगर ने निकाला। इन्होंने एक टेम्परेरी स्पेशल प्रोविजन निकाला जिसमें आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया और इसको इस तरह से बनाया कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी भी बनी रहे और इंडिया के संविधान के कुछ प्रोविजन वो भी जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो। आइए जानते हैं कि आर्टिकल 370 में क्या था। पहली चीज, आर्टिकल 370 में ये थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 2 ही आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होंगे। पहला आर्टिकल 1, दूसरा आर्टिकल 370। इसके अलावा भारतीय संविधान का और कोई आर्टिकल लागू नहीं होगा।
आर्टिकल 1 में ये था इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और इस आर्टिकल को लेकर कोई भी विवाद नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से कोई हो चाहे इंडिया से हो, दोनों लोग मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है। आर्टिकल 370 में था कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के लिए तो कानून बना सकता है, लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिर्फ 3 चीजों के लिए नियम कानून बना सकता है। ये 3 चीजें क्या थी, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन थी, मतलब कि एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन, इन सभी पर जब इंडिया का पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट से एक बार बताना होगा। सवाल यह है कि क्या इन तीनों के अलावा भी इंडिया का पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई नियम कानून बना सकता है? यस, बना सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जो आर्टिकल 370 में मेंशन है। अगर कोई नया कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू करना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तब इशू होगा जब जम्मू एंड कश्मीर की सरकार जब अप्रूवल देगी, इसके बाद ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हो सकता है। बाकी इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है इंडिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर पर लागू करने का। जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगी वही डिसाइड करेगी कि इंडिया का कौन सा कानून या प्रोविजन उनको चाहिए। जैसे जीएसटी के टाइम पर आपने देखा होगा, जब जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया था उसके बाद कई दिनों के बाद जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था, क्योंकि तब तक जम्मू एंड कश्मीर ने अप्रूवल नहीं दिया था। आर्टिकल 370 में यह भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जा सकता है। उसमें यह लिखा था कि अगर आर्टिकल 370 को हटाना है तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट होगा सबसे पहले उससे अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उससे अप्रूवल लेना होगा, और जब ये दोनों अप्रूवल दे देंगी तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करेगा। उसके बाद धारा 370 हट जाएगा। लेकिन आगे धारा 370 हटाने के लिए जो सबसे पहले दिक्कत आती है कि जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया और उसके बाद ये डिजॉल्व हो गई, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची ही नहीं। जब वो बची ही नहीं तो वो अप्रूवल कैसे देगी? इसकी वजह से आर्टिकल 370 हटाना बहुत टेढ़ी खीर हो गई थी। यही रीजन था कि कश्मीर के नेता एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलते थे कि धारा 370 कभी हटेगा ही नहीं, लेकिन हटाया गया। लेकिन इतनी प्लानिंग के साथ हटाया गया कि हर कोई हैरान हो गया। 4-5 साल पहले इसकी प्लानिंग करके हटाया गया। उस टाइम पर जब आर्टिकल 370 लाया गया था तो हर कोई इससे सहमत था। शेख अब्दुल्ला इसको लगा कि आगे चलकर डेमोक्रेसी आएगी, हेड ऑफ स्टेट बनेंगे। इधर राजा हरि सिंह ने कहा कि जैसे यूके में मोनार्की होती है, राजा और रानी होते हैं, मैं भी वैसे बन जाऊंगा। ये भी सहमत हो गए थे। इस तरह से हर कोई एग्री था धारा 370 आने से, क्योंकि सभी लोग जानते थे प्लेबेसाइड होगा, पाकिस्तान पीछे जाएगा, तब तक के लिए ये टेम्परेरी है। इसी रीजन की वजह से आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में ऐड किया गया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का स्टेट बन के काम करना स्टार्ट करता है। इस पर्टिकुलर टाइम तक आर्टिकल 370 आ चुका था। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन चुका था। दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे थे, लेकिन इंडिया चाहता था कि सारे मेन प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हों। इन सारी चीजों को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला से बात करना स्टार्ट करते हैं और दोनों लोगों के बीच मल्टीपल मीटिंग होती है जो दिल्ली के अंदर होता है, तो इसीलिए इसको दिल्ली एग्रीमेंट भी बोला जाता है। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर का अपना झंडा होगा, उसका खुद का अपना पीएम होगा, जिसको सदर ए रियासत बोला जाएगा। इसके साथ साथ स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 को लागू करने का डिमांड किया। 1927 में राजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट लॉ लेकर आए थे। जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकल पॉपुलेशन थी उसके राइट और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आसपास के एरिया के जो बिजनेसमैन थे और काम करने वाले जो लोग थे उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में आते थे, ये वहां की आइडेंटिटी और डेमोग्राफी को चेंज ना कर दें। इस वजह से इस लॉ को लाया गया था। इस लॉ में मेनली ये था कि बाहर से कोई भी आदमी आएगा
तो वो जमीन नहीं खरीद सकता, उसको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, जम्मू कश्मीर के लोकल को मिलेगी। ये सारी चीजें थी इसमें। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं, स्टेट लॉ 1927, झंडे वाला सिस्टम और जो पीएम की बात कर रहे हो, हम तीनों चीजें मान लेते हैं। लेकिन अब ये तीनों चीजें नेहरू जी ने कह तो दिया था कि मान लेते हैं, लेकिन ये पूरा करना आसान नहीं था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 2 फ्लैग होंगे, 2 प्राइम मिनिस्टर होंगे और स्टेट सब्जेक्ट लॉ मान लिया जाएगा। तो ये इंडिया के अंदर एक तरह से डिस्क्लेमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के लोग ना तो वहां जाकर जमीन खरीद सकते हैं, ना सरकारी नौकरी वहां मिलेगी, चाहे वो कितने भी साल वहां पर रह लें। आगे चलकर आर्टिकल 370 के अंदर 35A को जोड़ा गया। इसके बाद इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर जब ये लागू हुआ था तो पूरे इंडिया में जश्न मनाया गया, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजोरिटी ऑफ प्रोविजंस जो थे वो लागू हो गए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगता था जब तक प्लेबिसाइड नहीं होता तब तक इंडिया के लोग आकर जमीनें खरीद लेंगे, यहाँ सिटीजनशिप ले लेंगे, तो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। ये जो आर्टिकल 35 ये है, ये जो इम्प्लीमेंट हो गया, इसकी वजह से इसकी डेमोग्राफी खराब नहीं होगी, इसीलिए वो भी खुश थे। जब 35A को इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो शेख अब्दुल्ला के तेवर और एम्बिशन दोनों बदल चुके थे। जो भरोसा वो इंडिया को पहले दे रहे थे, अब इस टाइम पर वो चीजें चेंज हो चुकी थी। हर चीज में वो मना करने लगे और इंटेलिजेंस के रिपोर्ट से ये बात पता चली कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी थी। आर्टिकल 35A को रोकने के चक्कर में भी थे। तो फिर इसी टाइम पर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा का केस सामने आता है, जिसे जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। तो इस केस के चक्कर में शेख अब्दुल्ला को हटा दिया जाता है और उनके जो डिप्टी पीएम थे बख्शी गुलाम, उनको पीएम बना दिया जाता है। और फिर आर्टिकल 35A के जितने भी डिस्कशन होते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे चलकर 35A इम्प्लीमेंट हो जाता है। उस टाइम पर ईयर 1954 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 पास किया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया और फिर आर्टिकल 35A को आर्टिकल 370 में ऐड कर दिया गया। ये जो 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इसी के थ्रू जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे जम्मू कश्मीर के अंदर ये डाले गए थे 2019 से पहले अमेंडमेंट कर करके ये, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने प्रोविजन थे जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, हर चीज इसी 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अमेंडमेंट कर करके डाले गए। जैसे वो पीएम की पोस्ट थी जम्मू एंड कश्मीर में, इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को अमेंडमेंट करके उसको चेंज करके सीएम कर दिया गया। पीएम की जगह अब सीएम होने लगे। इसीलिए जब बहस वगैरह होती है जो इंडिया के अगेंस्ट में रहते हैं, वो कहते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1945 और दिल्ली एग्रीमेंट के पहले की बात करो, उसके बाद की बात मत करो। आगे चलकर इंडिया के अंदर जो राजशाही थी उसको खत्म कर दिया गया। इंडिया चाइना वार हुआ, इंडिया पाकिस्तान की वार हुई। जब पाकिस्तान हार रहा था तो कश्मीर में इंसर्जेंसी करके जो प्रॉक्सी वार वगैरह होती है, जिसकी वजह से 40,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और हजारों इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो गए। और अब बात करते हैं आर्टिकल 370 हटा कैसे। सेम टाइम पर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के नेता आर्टिकल 370 और नेहरू जी ने जिस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया था, इससे बहुत गुस्सा थे। बीजेपी ने आगे चल करके अपने मैनिफेस्टो में भी डाल रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे। 2014 में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होते हैं और बीजेपी पूरी जान लगाकर इलेक्शन लड़ती है और इस बार जब रिजल्ट आता है तो हर कोई शॉक था। बीजेपी जिसको ज्यादा सीटें नहीं मिलती थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसको 25 सीटें मिली, जो कि पीडीपी से 3 सीटें पीछे थी। पीडीपी को 28 सीटें मिली थी। यहाँ सिचुएशन ऐसा हो गया था कि बीजेपी के बिना गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बाकी पार्टियों में आपस में लड़ाई थी। फिर यहाँ से बीजेपी ने क्या किया, पीडीपी की जो आइडियोलॉजिकल बिल्कुल अपोजिट है बीजेपी से, उसने बात करना स्टार्ट किया। और अचानक से पता चलता है 25 फरवरी 2015 को अमित शाह और महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर 1 मार्च 2015 को दोनों मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना लेते हैं।
ये पहली बार था जब बीजेपी ने पीडीपी को सपोर्ट किया था और ये जो डेट है 1 मार्च 2015, ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पर आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई थी। जो डिमांड थी पीडीपी की, बीजेपी सारी की सारी मान लेती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद को सीएम बनाना था, बीजेपी मान गई और बीजेपी की निर्मल कुमार सिंह को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है और बीजेपी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है, चुपचाप मान जाती है। अब ये लोग 1-2 साल तक सरकार चलाते हैं। उसके बाद डेट आती है 19 जून 2018। ऐसा माना जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी, ऐसा कहा जाता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब होता क्या है, 19 जून 2018 को अचानक बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया पीडीपी से। अब इस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी गवर्नमेंट नहीं बची थी। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 92 के हिसाब से जब ऐसी सिचुएशन होगी तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। उस समय जो जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर होगा वो चलाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। इसके बाद 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। ऐसा कहा जाता है इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सत्यपाल मलिक 2012 में बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी थे, इसीलिए इनके ऊपर बीजेपी को बहुत भरोसा था। अब जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर ही सारी चीजें यहाँ पर डील कर रहे थे, लेकिन सत्यपाल मलिक जी के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आकर गवर्नर बन जाने से काम पूरा होने वाला नहीं था। असली गेम शुरू होना था 6 महीने बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा और सब लोग उसी का वेट कर रहे थे कि 6 महीने पूरे हों और प्रेसिडेंट रूल लगे जम्मू कश्मीर के अंदर। अब ये जो 6 महीने बचे थे, अगर इस बीच में गवर्नमेंट बन जाती तो दिक्कत आती आर्टिकल 370 हटाने में। तो ये जो 6 महीने का टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम पर बीजेपी का बिल्कुल मन नहीं था गवर्नमेंट बनाने का, इसीलिए बीजेपी चुपचाप बैठ जाती है। इसके बाद 21 नवंबर 2018 को यानी 6 महीने पूरे होने से जस्ट 1 महीने पहले ही कोशिश करते हैं गवर्नमेंट बनाने की और ये तीनों पार्टियां एक साथ आ जाते हैं। ये तीनों पार्टियां सरकार बनाने में लगी थी, लेकिन इनको कुछ अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद 21 नवंबर 2018 को ये पार्टियां गवर्नर सत्यपाल मलिक को रीच करती हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले फोन वगैरह ट्राई करती हैं, लेकिन फोन नहीं उठता है। लेकिन उसके बाद फैक्स भेजती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए गवर्नर सत्यपाल मलिक को। लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए, उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन खराब हो जाती है। 21 नवंबर 2018 को जो डेट थी वो टल गई थी, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने में अभी टाइम थी। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने कंप्लीट होने थे। तो इसी बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजते हैं कि जिस तरीके के हालात हैं जम्मू कश्मीर में और जिस तरीके से पार्टियों में मारा मारी मची हुई है, तो यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि एमएलए वगैरह खरीदने या फिर पैसे देकर अपने तरफ करने की ये सारी चीजें होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट फॉर्म करना सही नहीं होगा और ये जो रिकमेंडेशन थी ये एक्सेप्ट हो जाती है। अब इसके बाद डेट आती है 20 दिसंबर 2018। इस दिन 6 महीने पूरे होते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो लग जाता है। अब जब भी प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तो प्रेसिडेंट खुद आकर स्टेट को नहीं चलाते हैं, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं कि उनके बिहाफ पर स्टेट को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। उस नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन होती हैं। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने पूरे होते हैं और 19 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ये है वो नोटिफिकेशन। सेकेंड पेज के फर्स्ट पार्ट को देखिए, लिखा है कि जो गवर्नर हैं वही प्रेसिडेंट के बिहाफ पर सरकार चलाएंगे, जो वहां के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले गवर्नर के हाथ में ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो गवर्नर के हाथ में बहुत सारी पावर आ गई। इस प्रेसिडेंट रूल लगने और प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन आया था, इसकी वजह से जो गवर्नर था जम्मू कश्मीर का यानी कि सत्यपाल मलिक, उनके पास इतनी पावर आ गई थी जितनी एक देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। आसान भाषा में समझे, अब जो ये जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे, अब वो जम्मू कश्मीर में पीएम की तरह एक्ट करने लगे। अब ऐसी नोटिफिकेशन में फर्स्ट पेज के खास सेक्शन में देखिए, क्योंकि विधानसभा भंग हो गई है, उसकी जगह इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसके बिहाफ पर एक्ट करेगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि 6 महीने का इंतजार क्यों हो रहा था
और ये जो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन था वो कितना इंपॉर्टेंट था। इससे हुआ ये, जम्मू एंड कश्मीर की जो पीएम की पोजीशन थी वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए गवर्नर सत्यपाल मलिक की हो गई, और जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंडिया की पार्लियामेंट हो गई। अब आगे चलकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई चीज लानी है, उसके अप्रूव में जो दिक्कत आती थी वो खत्म हो गई इस एक नोटिफिकेशन से। मतलब कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला वगैरह से पावर शिफ्ट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पहुंच गई थी। अब इतना काम करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो सिक्योरिटी थी उसके ऊपर ध्यान दिया गया, क्योंकि कई सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो होता है वो खड़ा हो सकता था, पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आ सकता था। तो इस सारी चीजों को लेकर ऐसा कहा जाता है कि अजीत डोभाल, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलोन और जनरल बिपिन रावत और इनके साथ मिलकर अमित शाह ने मीटिंग करी थी, और एक मीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलोन के घर पर भी हुई थी। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मीटिंग की टाइम ट्रैक करके और कुछ बुक लिखी गई हैं। जब इन सारी चीजों को मिलाया गया तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग थे जो सिक्योरिटी को डील कर रहे थे। इसके बाद इसमें कुछ चीजें और बताई गई कि 1000 से ज्यादा जो सैटेलाइट फोन था वो हाई रैंक के ऑफिसर जो थे उनको दिए गए, उनको अलाउ नहीं था कि वो नॉर्मल फोन से बात करें। और 20C-17 कैरियर एयरक्राफ्ट उनको रेडी किया गया था। 45,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री को रेडी किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्लॉय करने के लिए। और 5 अगस्त 2019 की जो डेट थी वो डिसाइड हुई थी आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। इस टाइम पर अरेंजमेंट बहुत तेजी से किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच में अमरनाथ यात्रा भी थी, जिसके लिए 2 अगस्त 2019 को एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि डिवोटीज यात्रा बीच में ही रोक दें और जो कश्मीर वैली है उसको छोड़कर वहां से बाहर चले जाएं। अब यहां से लोगों को लगने लगा था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर इसके 2 दिन बाद 4 अगस्त 2019 को जितने कश्मीर के लोकल लीडर थे उनको हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद कर दिया गया और इनसे मोबाइल भी ले लिया गया। और उसी दिन रात में धारा 144 भी लागू कर दी गई। और इसमें यह भी बताया गया कि 4 अगस्त को आधी रात को पीएम मोदी एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि 5 अगस्त 2019 यानी कि अगले दिन सुबह जो होना था उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए गए थे। इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाना था, यानी कि 5 अगस्त 2019 मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग में इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो एक नोटिस इशू करते हैं। ये वो नोटिस की कॉपी है। अब सवाल ये है कि इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या था और इसको इशू क्यों किया गया था। देखिए, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी होगी, तभी आर्टिकल 370 हट सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की वो तो डिजॉल्व हो गई है, वो तो है ही नहीं, तो अप्रूवल कौन देगा। अब जो प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन आया था मॉर्निंग में, ये उसी चीज का सोल्यूशन था इसके अंदर। इस नोटिफिकेशन की पहली लाइन पढ़िए क्या लिखा है। हमने जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है, यानी कि सत्यपाल मलिक से परमिशन ले ली है। बाकी इसमें नीचे जो पूरा लिखा गया है, सिंपल सा मतलब ये है कि आज से जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाएगा। ये देखिए 2D जो है उसमें लिखा है। इसके साथ साथ फर्स्ट पार्ट का पहला और दूसरा पॉइंट देखिए, ये कह रहा है कि जो 1954 था इसको पूरी तरह से हटा करके इसकी जगह पे नया प्रेसिडेंट ऑर्डर 2019 है ये लागू होगा। इसमें यह लिखा है कि जो भी इंडिया का कानून होगा वो जम्मू एंड कश्मीर पर पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। तो सुबह जैसे ही यह नोटिफिकेशन आया, इसके आते ही 35A वगैरह सबके राइट अभी खत्म हो गए। अब इसके थोड़ी देर बाद अमित शाह राज्यसभा पहुंचते हैं, लेकिन अमित शाह जब राज्यसभा के अंदर घुस रहे थे तो एक रिपोर्टर ने इनकी फोटोग्राफी ले ली थी एक डॉक्यूमेंट के साथ। ये वो पिक थी, इसको आप जूम करोगे तो इसमें मेंशन है कि कौन कब क्या काम करेगा। और इससे ही समझ में आ गया था कि रात में पीएम मोदी प्रेसिडेंट से मिलने क्यों गए थे। पूरे मीडिया में इस बात की वजह से हल्ला हो गया था और लोगों को समझ में आ गया था कि आर्टिकल 370 हटाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद अमित शाह की एंट्री राज्यसभा के अंदर होती है और अब टाइम था आर्टिकल 370 को पूरी तरह से हटाने का। अब यहाँ पर अमित शाह रिजोल्यूशन लेकर आए थे पास कराने के लिए।
अब राज्यसभा और लोकसभा में वोटिंग होती है और अगर मेजोरिटी में वोटिंग आ जाती है तो रेजुलेशन पास हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इस रेजुलेशन के अंदर क्या था, ये उस रेजुलेशन की कॉपी है। इसमें यह था कि आर्टिकल 370 के जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे खत्म होंगे और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। इस रेजोल्यूशन को इस तरह बनाया गया था कि आगे चलकर कोई और गवर्नमेंट आए तो उसको भी हटाने में दिक्कत आएगी, और वो वोटिंग के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया और तुरंत इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव कर दिया। अब पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हट चुका था। इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। जय हिंद दोस्तों।